31 साल नहीं, 30 साल नहीं, 25 साल भी नहीं, सिर्फ 23 साल की उम्र। आज जिस उम्र में ज्यादातर लोग अपनी पहली नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, उस उम्र में एक नौजवान पूरी ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये नहीं है। हैरान करने की बात ये है कि जिस दिन उसे फांसी दी जानी थी, उस दिन वो रो नहीं रहा था, वो डर नहीं रहा था, बल्कि जेल के अंदर बैठकर किताब पढ़ रहा था। और जब जल्लाद उसे लेने आए तो उसने मुस्कुराकर कहा, चलो अब चलते हैं। आखिर कौन था ये इंसान जिसकी मौत से अंग्रेज सरकार तक डर गई? क्या उसने सच में संसद में बम फेंका था? अगर हाँ, तो उसने किसी को मारने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर क्यों भगत सिंह ने अपनी मौत से पहले दया याचिका नहीं लिखी? और वो कौन सा आखिरी संदेश था जो आज भी हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देते हैं? आज के इस वीडियो में हम भगत सिंह की पूरी कहानी जानेंगे, बचपन से लेकर क्रांति, लाहौर षड्यंत्र केस, जेल की भूख हड़ताल और आखिरी रात तक जब एक 23 साल का नौजवान अमर हो गया। लेकिन यकीन मानिए, इस कहानी का एक हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग आज भी नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं, ये उस सोच की कहानी है जो आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करती है। 28 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर जिले, जो अब पाकिस्तान में है, के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भगत सिंह। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन भारत के इतिहास का सबसे अमर नाम बन जाएगा। भगत सिंह का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां देशभक्ति सिर्फ एक विचार नहीं था, वो जीवन का उद्देश्य था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में सक्रिय थे। घर में जब भी बात होती तो खेती की कम और आजादी की ज्यादा होती। यही माहौल एक छोटे बच्चे के मन में देश के लिए कुछ करने का बीज बो रहा था। लेकिन भगत सिंह की जिंदगी बदलने वाली सबसे बड़ी घटना भी बाकी थी। एक ऐसी घटना जिसने एक मासूम बच्चे को हमेशा के लिए बदल दिया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, हजारों लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग मारे गए और अनेक घायल हुए। यह घटना पूरे देश के लिए एक गहरा सदमा था। जब युवा भगत सिंह ने इस नरसंहार के बारे में सुना तो वे कुछ समय बाद जालियांवाला बाग पहुंचे। कहा जाता है कि उन्होंने वहां की मिट्टी अपने साथ लेकर उसे एक पवित्र स्मृति की तरह संभाल कर रखा। चाहे इस घटना के कुछ विवरण अलग अलग स्रोतों में भिन्न रूप से बताए जाते हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि जालियांवाला बाग ने उनके विचार पर गहरा प्रभाव डाला। उस दिन उनके भीतर एक संकल्प और मजबूत हुआ, भारत को आजाद होना ही होगा। लेकिन भगत सिंह सिर्फ गुस्से में नहीं थे, वे लगातार पढ़ रहे थे, सोच रहे थे और खुद से एक सवाल पूछ रहे थे, क्या सिर्फ विरोध से आजादी मिलेगी या कुछ और करना होगा? बहुत से लोग भगत सिंह को सिर्फ पिस्तौल और बम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह तस्वीर अधूरी है। असल में भगत सिंह सबसे पहले एक गंभीर विद्यार्थी थे। वे इतिहास पढ़ते थे, राजनीति पढ़ते थे, दुनिया भर के स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन करते थे। वे मानते थे कि क्रांति केवल हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से आती है। यही कारण था कि जेल में भी उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। उनकी सोच लगातार विकसित होती रही और इसी सोच ने उन्हें एक अलग तरह का क्रांतिकारी बनाया। लेकिन 1928 में जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। एक नेता की मौत और उसके बाद लिया गया एक ऐसा फैसला जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी। साल था 1928। ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा साइमन कमीशन, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। पूरा देश विरोध पे उतर आया। 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर की सड़कों पर हजारों लोग साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। तभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ सप्ताह बाद उनका निधन हो गया। इतिहासकारों के अनुसार उनकी मृत्यु और लाठीचार्ज के बीच संबंध पर अलग अलग ऐतिहासिक व्याख्याएं मौजूद हैं, लेकिन उस समय अनेक क्रांतिकारियों ने इसे ब्रिटिश दमन का प्रतीक माना। भगत सिंह के लिए यह सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, उन्हें लगा भारत की आत्मा पर
हमला हुआ है। उस रात भगत सिंह ने अपने साथियों से कहा, इस अन्याय का जवाब देना होगा। लेकिन जो आगे हुआ उसमें एक ऐसी गलती हो गई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। योजना थी पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को निशाना बनाने की, क्योंकि उसी पर लाठीचार्ज का आदेश देने का आरोप लगाया जा रहा था। 27 दिसंबर 1928 को पहचान में हुई गलती के कारण असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन पी सॉन्डर्स गोलीबारी में मारे गए। यह घटना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बन गई। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और उनके साथी वहां से निकल गए। इस पूरी योजना में चंद्रशेखर आजाद ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। अब अंग्रेज सरकार के लिए भगत सिंह भारत का सबसे वंचित क्रांतिकारी बन चुके थे। लेकिन अगर उनका मकसद सिर्फ बदला लेना होता तो वे छिपे रहते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कुछ महीनों बाद खुद पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में सरकार 2 विवादित विधायकों पर आगे बढ़ रही थी। उसी समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। अचानक 2 कम तीव्रता वाले बम फेंके गए। धमाका हुआ, धुआं फैल गया और पूरे भवन में अफरा तफरी मच गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार इन बमों को इस तरह बनाया गया था कि उनका उद्देश्य व्यापक जनहानि करना नहीं था, बल्कि विरोध दर्ज कराना था और ध्यान आकर्षित करना था। धुएं के बीच 2 आवाजें लगातार गूंज रही थी, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। फिर दोनों भागे नहीं, उन्होंने वहीं रुककर पर्चे हवा में उछाले और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य बचना नहीं था, बल्कि पूरे देश को अपनी बात सुनाना था। अब अंग्रेजों के हाथ वह इंसान था जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली लड़ाई अभी जेल के अंदर शुरू होने वाली थी। इस लड़ाई में भगत सिंह ने बिना हथियार उठाए पूरे देश का दिल जीत लिया। सॉन्डर्स केस और केंद्रीय विधानसभा बम कांड के बाद अब भगत सिंह अंग्रेजों की कैद में थे। अंग्रेज सरकार को लगा अब इस क्रांतिकारी की आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली क्रांति जेल की इन दीवारों के भीतर शुरू होने वाली थी। भगत सिंह ने देखा भारतीय कैदी के साथ बेहद खराब व्यवहार किया जा रहा था। उन्हें घटिया खाना दिया जाता था, गंदे कपड़े पहनाए जाते थे, जबकि यूरोपीय कैदियों को कहीं बेहतर सुविधाएं मिलती थी। भगत सिंह ने कहा, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो जेल के अंदर यह भेदभाव क्यों? यहीं से शुरू हुई एक ऐतिहासिक लड़ाई। लेकिन इस लड़ाई में कोई बंदूक नहीं चली, कोई बम नहीं फटा, फिर भी पूरी ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों की मांग करते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी। मांगे बहुत बड़ी नहीं थी, बस इंसानों जैसा व्यवहार, साफ खाना, किताबें पढ़ने का अधिकार, अच्छे कपड़े और सम्मान। दिन बीतते गए, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 70 दिन, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। पूरा देश अब जेल के बाहर की नहीं, जेल के अंदर की खबरें पढ़ रहे थे। हर अखबार, हर चौराहा, हर चर्चा बस एक ही नाम, भगत सिंह। इस भूख हड़ताल में एक और युवा क्रांति थे, जतिन दास। उन्होंने भी हार नहीं मानी। लगातार 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनका निधन हो गया। उनके अंतिम यात्रा में हजारों लोग उमड़ पड़े। पूरा देश स्तब्ध था और अंग्रेज सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। भगत सिंह जेल में थे, लेकिन उनकी आवाज हर शहर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जिस इंसान को लोग सिर्फ एक क्रांतिकारी समझते थे, वह असल में एक गहरा विचारक भी थे। और जेल में बैठकर उसने ऐसे लेख लिखे जो आज भी पढ़े जाते हैं। भगत सिंह सिर्फ हथियार चलाना नहीं जानते थे, वे कलम की ताकत भी समझते थे। जेल में रहते हुए भी उन्होंने इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज पर लगातार अध्ययन करते रहे। उन्होंने कई लेख लिखे जिनमें उन्होंने आजादी, समानता और वैज्ञानिक सोच की बात की। उनका प्रसिद्ध निबंध मैं नास्तिक क्यों हूँ आज भी उनके विचार को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। वे मानते थे कि किसी भी देश का असली ताकत उसके जागरूक नागरिक होते हैं। लेकिन अब अंग्रेज सरकार फैसला कर चुकी थी। मुकदमा लगभग समाप्त हो चुका था, सजा सुनाई जाने वाली थी और सिर्फ 23 साल का
का एक नौजवान मौत के सामने खड़ा होने वाला था। क्या उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की? क्या उसने माफी मांगी, या वो आखिरी सांस तक उसी मुस्कान के साथ खड़ा रहा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया? साल था 1930। लाहौर षड्यंत्र केस की सुनवाई अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी थी। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य केवल 3 युवाओं को सजा देना नहीं था, बल्कि पूरी क्रांतिकारी आंदोलन को डराना भी था। आखिरकार फैसला सुनाया गया। भगत सिंह, शिवराम, हरि राजगुरु और सुखदेव थापर तीनों को फांसी की सजा। लेकिन जो बात अंग्रेज समझ नहीं पाए वो ये थी कि कुछ लोगों को मौत से डराया नहीं जा सकता। उनके विचार फांसी के फंदे से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन जिस रात पूरी दुनिया सोच रही थी कि भगत सिंह रो रहे होंगे, उस रात जेल के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जिसने जेल अधिकारी को भी हैरान कर दिया। 23 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल। अगले कुछ घंटों में इतिहास लिखा जाने वाला था। विभिन्न ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार भगत सिंह आखिरी समय तक शांत और दृढ़ दिखाई दिए। लोकप्रिय कथाओं में यह भी कहा जाता है कि वे पढ़ रहे थे और साथियों के साथ चर्चा कर रहे थे। हालांकि इन आखिरी पलों के कुछ विवरण अलग अलग स्रोतों में अलग रूप से मिलते हैं, लेकिन एक बात लगभग सभी विवरणों में समान है। वे भयभीत नहीं थे, वे अपने निर्णय पे अड़िग थे। जब जेल अधिकारी उन्हें लेने आए तो तीनों साथी एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर बढ़े। उनके होठों पर नारा था, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। कुछ ही क्षणों बाद भारत ने अपने 3 महान सपूत खो दिए। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य एक बहुत बड़ी भूल कर चुका था। उन्होंने 3 शरीर को समाप्त किया पर 3 विचारों को अमर बना दिया। भगत सिंह की शहादत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। गांव, शहर, कॉलेज, कारखाने, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, भगत सिंह। उनकी शहादत ने अनगिनत युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ने की प्रेरणा दी। आज भी जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है, 23 साल का वह नौजवान सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचार है, एक साहस है, एक सवाल है जो हर पीढ़ी से पूछता है, क्या तुम अपने देश के लिए ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हो? उन्होंने हमें यह नहीं सिखाया कि हर लड़ाई हथियारों से लड़ी जाती है। उन्होंने सिखाया कि सबसे बड़ी क्रांति विचारों की होती है। अगर देश का युवा पढ़े, सोचे, सवाल पूछे और समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करे, तो वही भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, उन लोगों को शेयर करें जो भारत के महान क्रांतिकारियों की सच्ची कहानियां जानना चाहते हैं। और अगर आप भारतीय सेना, भारत के वीर और स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा भारत के इतिहास का एक और अनकहे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।